इसमें से कितने वर्ड का मीनिंग तुम जानते हो? तो अगर साइंस में लाइट वो पढ़े होगे ना, तो ये ट्रांसल्यूसेंट भी मिला होगा। ट्रांसल्यूसेंट सिर्फ लाइट के सेंस में इस्तेमाल किया जाता है। तो आपका क्वेश्चन कितना भी टफ रहे, आपके पास इस 12 में से 12 फुट अननोन नहीं देगा। अगर इसका मतलब आलोचना करना होता है, तो कंडेमनेशन का मतलब क्या होगा? इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन अर्थ के इस चीज को बदल रहा है और एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन ने अर्थ के सरफेस को बदल दिया। कुछ ऐसे ग्रामर के नियम हैं जिससे आपको आपकी रीडिंग पे बहुत असर पड़ता है, पॉजिटिव निगेटिव नहीं। ये 4 आंसर आने का मतलब ये है कि इसमें ये वाला प्रॉब्लम नहीं है, कुछ स्पेशल टाइप का प्रॉब्लम है। जहां भी वोकैब आया ना, तुमने खूब आराम से उसको हैंडल किया है। जैसे ही ग्रामर का वर्ड आया, 4-4, 5-5 आंसर आ गया। मैं अभी इनका ग्रामर नहीं पढ़ा रहा हूं क्योंकि मेरे को डाउट है ग्रामर समझ में आएगा, भी सवाल ही नहीं उठता है। कल मैंने कहा था कि जब सेंटेंस में कोई ऐसा वर्ड है जिसका मतलब उस सेंटेंस में फिट नहीं हो रहा है, तो याद रखना वो फ्रेज है, और तब तुमको अपने हिसाब से उसका मीनिंग निकालना होगा। भाई हिंदी तुमको जो करना है करो, लेकिन याद रखना कि इसका मतलब समुद्र नहीं है। एट सी का मतलब होगा, एप्पल का मतलब यहां कुछ और हो सकता है। हम लोग आज कर रहे हैं, अभी आप लोग एक क्वेश्चन जरा इस क्वेश्चन को बनाइए। बहुत सारे भारी भारी वर्ड दिए हुए हैं, अपनी रीडिंग को पे विश्वास करो एंड ऑप्शंस में इलिमिनेट करो, बस जल्दी भाई। ऑलमोस्ट हर दिन या जो हम लोग काम कर रहे हैं ना, तो मैं रैंडम का भी चेक करूंगा। आप जैसे डबल फिलर बना रहे हो, घर से बना के ले आओगे आराम से, इस सिर से टाइम है, सोच के थोड़ा मन किया तो डिक्शनरी भी देख लेंगे। ऐसा होता है चोरी चमारी, तो वो भी कर लोगे, तो वो विश्वास नहीं होता। यहां पे एकदम ताजा ताजा है ना, देखो भाई। तो ये मैं कंफर्म कर रहा हूं कि आपका जो कैलकुलेशन है वो कितने अच्छे से अभी वर्कआउट हो रहा है। अनुभव और बढ़ेगा थोड़ा। इसमें से कितने वर्ड का मीनिंग तुम जानते हो? इस 12 में वर्ड में से कंडेम जानते हो ना? हाँ या ना? कंडेम नहीं, छोड़ दो। ये वर्ड जो जानते होगे, अरे वो नेशनल से बना हुआ है ना भाई। अब ट्रांसनेशनली नेशनल वर्ड से बना हुआ है, तो तुम ये वर्ड जानते हो, एलिवेट जानते हो? एलिवेट, हाँ या ना? जल्दी से बोलो। ओके। सॉलिसिट नहीं जानते होगे? ट्रांसपेरेंट, ठीक है, ये जानते हैं। डिलीगेट नहीं जानते होगे, कोर्स नहीं जानते होगे, ट्रांसल्यूसेंट नहीं जानते होगे, रिलीगेट नहीं जानते होगे, इंटरेस्ट, ट्रांजिएंट, एक्सिलरेट, इतना पता है। देखो दर्दनाक वर्ड पावर है, मतलब खराब नहीं है, लेकिन इस क्वेश्चन को बनाने के लिए अभी का जो कंडीशन है वो बहुत दर्दनाक है। ठीक रखते हैं, वैसे ही रखते हैं, कुछ और अटपटाप नहीं करते, जितना है उतने ही पे काम चलाते हैं। बस मेरे को ये था ना कि वो कंडेम वर्ड पता नहीं, चलो मतलब। अब आप सेंटेंस देखो, वाइज मैनेजर्स, बुद्धिमान जो मैनेजर हैं, डैश ओपिनियंस, वो ओपिनियन को ये करते हैं। अभी रोक देते हैं क्योंकि वहां तो फिलर है ना, कैसे डिसाइड करेंगे? आगे देखो, गेट इंफॉर्मेशन, आस्क एडवाइस, लोगों से सलाह लेते हैं, मांगते हैं। एक्ट डैश पॉजिटिव, वाइज मैनेजर्स है ना। एंड नो द आर्ट, और ये कला जानते हैं कि जिम्मेवारी टू द सबॉर्डिनेट्स, सबॉर्डिनेट होता है नीचे काम करने वालों को, जिम्मेवारी लेंगे कि देंगे? देंगे। चलिए, एक्सिलरेट, ठीक है। ओपिनियन को, अच्छा ये चारों वर्ड गायब था तो कुछ नहीं कर सकते फर्स्ट फिलर का। एक्ट डैश ट्रांसनेशनल, ए मतलब तुम्हारा ए और डी कैंसिल होगा। अब तुमसे
एक मतलब था कि तुम इन दोनों में से तुम्हारा देख रहे हो वो टारगेट क्या कर रहा है, डिलीगेट और रिलीगेट, सॉलिसिट एंड कोर्स, ट्रांसपेरेंट एंड ट्रांसल्यूसेंट। अब अगर साइंस में लाइट वो अगर पढ़े होगे ना तो ये ट्रांसल्यूसेंट भी मिला होगा। ट्रांसपेरेंट जहां था, तीन तरह का होता है ना, ओपेक, ट्रांसपेरेंट एंड ट्रांसल्यूसेंट। अब यह सोचना है कि क्या यहां ट्रांसल्यूसेंट जाएगा। ट्रांसल्यूसेंट सिर्फ लाइट के सेंस में इस्तेमाल किया जाता है। ओपेक जिसके आर पार न जाए, ट्रांसपेरेंट जिसके आर पार चला जाए, और ट्रांसल्यूसेंट अर्ध पारदर्शी का था, मतलब थोड़ा जाता है थोड़ा नहीं जाता है। तुम्हारा ये कैंसिल होगा। एंड जिन लोगों ने बी दिया था, पारदर्शिता मेंटेन करता है ना वो, कि लोग देख ले, वो बेईमानी नहीं करना चाहता। तो आपका क्वेश्चन कितना भी टफ रहे, यस सौरभ एकदम सही है आप, क्वेश्चन कितना भी टफ रहे, आपके पास इस 12 में से 12 अननोन नहीं देगा। और यह क्वेश्चन थोड़ा सीरियस किस्म का था, लेकिन तब भी तुमने अपना आंसर निकाला है, तभी तुमने अपना आंसर निकाला है नहीं। और मेरे को डाउट है कि फर्स्ट फिलर से तुम निकाले होगे, वो डाउट। चारों वैसे ही खूंखार था। अब अगर वर्ड मीनिंग किया जाए इन चारों का, ये थोड़ा सा मेरे को आश्चर्य हुआ, क्योंकि ये मेरे को लगता था कंडेम वर्ब है, सॉलिसिट वर्ब है, सब वर्ब है, कोर्स एंड इंटरेस्ट। कंडेम का मतलब होता है क्रिटिसाइज, आलोचना करना। कंडेम का नाउन बताओ, क्योंकि वर्ब है। याद रखिएगा मेरा वर्ड पावर का सिस्टम, अगर वो वर्ब है तो भाई उसका एडजेक्टिव और नाउन भी होता होगा। आइडिया लगाओ, तो आइडिया लगाओ। मैं नहीं बोल रहा हूं कि तुम बताओ पक्का एकदम। और ये एडजेक्टिव। अब मेरे को जरा एक काम करो, जरा अर्थ बताओ तो इन दोनों का हिंदी में ही अगर निकालना। अगर इसका मतलब आलोचना करना होता है तो कंडेमनेशन का मतलब क्या होगा? नाउन। आलोचना करना का नाउन आलोचना, और उसका एडजेक्टिव क्या हो सकता है हिंदी में? हिंदी में आलोचना का आलोचनाकारी। अच्छा, आलोचनात्मक नहीं हो सकता है? अब इसका दो बनता है, ध्यान देना। कंडेमनेटरी भी होता है। अब देखना, जब दो बनेगा ना, जब दो एडजेक्टिव बनता है या दो नाउन बनता है, तो इसका जो आप मान लो कि मैं आलोचना बोल रहा हूं, या तो मेरा कोई बिहेवियर या मेरी बात आलोचनात्मक है जिसमें किसी का आलोचना कर रहा हूं, या मेरा अपना बिहेवियर आलोचना करने लायक है जिसको निंदनीय बोलते हैं, उसकी बात बहुत आलोचनात्मक थी और या उसका बिहेवियर बहुत खराब था। कंडेमनेबल का मतलब किसी का बिहेवियर या कोई चीज जो आलोचना करने लायक हो, और कंडेमनेटरी का मतलब उसके बात में आलोचना छुपी हुई थी। देखो जब तुम कहीं एडजेक्टिव लेते हो ना, अच्छा निंदा करना नहीं बोलते हैं, स्थिति बड़ी निंदनीय है, उस निंदनीय का मतलब क्या होता है? बहुत खराब ना, तो वो कंडेमनेबल है। और उसका स्टेटमेंट निंदात्मक था। तुम अगर हिंदी, निंदात्मक मतलब उसने बहुत निंदात्मक भाषण दिया, मतलब उसके भाषण में किसी की आलोचना छुपी हुई थी, वो आलोचना कर रहा था भाषण में, तो वो जो आलोचना कर रहा था वो कंडेमनेटरी था, और उसका बिहेवियर आलोचनात्मक मतलब निंदनीय है, बहुत खराब है,
तो वो कंडेमनेबल हो गया। बात समझे क्या? ये सोचोगे ना तो तुमको ये चीजें जल्दी जल्दी अडेप्ट होंगी, तुमको रटना नहीं पड़ेगा। तुम जितना भी काम करते हो, देखो रटने का काम में क्या होता है कि तुम भूल जाते हो, लेकिन ऐसे तुम सोचोगे ना। अब ये देखो, सॉलिसिट का मतलब होता है किसी से किसी काम के लिए रिक्वेस्ट करना। अब जैसे पता नहीं तुम लोगों ने कभी ध्यान दिया है कि नहीं, वी सॉलिसिट योर प्रेजेंस। वो शादी के कार्ड वार्ड में अगर अंग्रेजी में लिखा जाता है तो वो लिखते हैं वी सॉलिसिट योर प्रेजेंस। हम आपसे आपकी उपस्थिति के लिए मतलब वी आर आस्किंग, वी आर रिक्वेस्टिंग योर प्रेजेंस। अब इसका एडजेक्टिव बनता है सॉलिसिटस, लेकिन सॉलिसिटस का मीनिंग एकदम अलग हो जाता है। सॉलिसिटस का मतलब हो जाता है वन हु हैज मीन्स समथिंग हैविंग अ ट्रू कंसर्न अबाउट योर वेलफेयर, आपकी सच्ची चिंता करने वाला। योर पेरेंट्स आर सॉलिसिटस अबाउट योर फ्यूचर। क्लियर? कोर्स। अच्छा, इसका मतलब जानते हो? इंटिमिडेट क्या? किसी को डराना, धमकाना, अपना काम करवाने के लिए। ठीक है, एक और इंग्लिश। काऊ है जब वर्ब किसी को डराना धमकाना होता है। चलिए एक काम, कोर्स का नाउन बताओ। लॉ में बोला जाता है कि हमको उनका भी साइन करवाएंगे। अंडर कोर्सन एंड एडजेक्टिव। ये अगर नहीं कर रहे हो ना तो पाप कर रहे हो, एक बात ध्यान रखना। लड़का मिला, डराना धमकाना, खत्म, चल अगर अवार्ड पे। भाई दो और था हाथ में आ रहा था, तुम बेमतलब का जाने दे रहे हो उसको। छक्का मारने का है, 1 रन लेके खुश है, मुंह उठाए हुए हैं। कोर्सिव, डराने धमकाने वाला। सॉलिसिटेशन, सॉलिसिटर। हाँ, एक पॉलिटिकल साइंस में होता है, आप में से लोगों ने सॉलिसिटर जनरल नहीं होता है ना? कौन होता है? जिससे आप कुछ किसी कानूनी ओपिनियन का रिक्वेस्ट करो तो देगा। ऐसे नहीं है कि कोर्ट पे जाकर लड़ रहा है। गवर्नमेंट जब मांगती है कि भाई इस पे आपका क्या ओपिनियन है तो वो देता है, उसके लिए गवर्नमेंट अपॉइंट करके रखती है। महाधिवक्ता शायद उनको कहा जाता है। ये डराना धमकाना एज ए नाउन, और ये डराने धमकाने वाला, और ये उसका काम, ये काम वो एक्ट, और ये जिसमें वो गुण है। हिज स्टेटमेंट वॉज कोर्सिव, उसका स्टेटमेंट कोर्सिव था, डराने वाला था, धमका रहा था स्टेटमेंट में। कोर्सिव पॉलिटिशियन हमेशा डराते धमकाते रहता है। एक बड़ा इंटरेस्टिंग वर्ड है, इसको बहुत पूछता है, इंटरेस्ट। सोच सकते हो मीनिंग इसका? अच्छा, जब ट्रस्ट का ही मीनिंग भरोसा करना होता है तो इंटरेस्ट का क्या मतलब? पहली चीज, ट्रस्ट से इंटरेस्ट को कोई लेना देना नहीं है। ये अलग वर्ड, वो अलग वर्ड, समझिएगा। इंटरेस्ट मैं हिंदी में लिखता हूं, आपको डिक्शनरी मिलेगा सौंपना। हो गया। 90% लोग ये वाला रट के खुश रहेंगे कि मेरा काम हो गया।
भाई क्या सौंपना, मतलब ये भी तो इस वर्ड का क्या है, इस वर्ड का तो बहुत सारा कैरेक्टर हो सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अब इसके बाद ये रखोगे ना तो याद भी होगा और यूज भी होगा। किसी को कोई काम या जिम्मेवारी सौंपना, ठीक है। यही मीनिंग इसका भी होता है। देखो, ट्रस्ट का दो मीनिंग होता है, एक तो भरोसा विश्वास वाला होता ही है, और ट्रस्ट का दूसरा मीनिंग यह होता है किसी को काम या जिम्मेवारी सौंपना। आई इंट्रस्ट यू एन इंपॉर्टेंट वर्क, मैं तुमको एक बहुत जरूरी काम सौंप रहा हूं, या आई ट्रस्ट यू। ट्रस्ट का दो तीन मीनिंग होता है ना। एक ट्रस्ट का मतलब वो चैरिटेबल ट्रस्ट, ऑर्गेनाइजेशन वाला। आउटरेज, आउटरेज इसके दो मीनिंग होते हैं, एक नाराजगी और दूसरा किसी का अपमान। ये नाउन भी है और वर्ब भी है। इनरेज वर्ब है और इसका मतलब होता है टू एंगर समवन, किसी को गुस्सा दिलाना। एक और मीनिंग इन्फ्यूरिएट, इंसेंस। इंसेंस का दो मीनिंग होता है, एक अगरबत्ती वाला अंग्रेजी होता है इंसेंस स्टिक, पॉजिटिव होते हैं वो। एक अगरबत्ती और दूसरा जिसमें सुगंध आए, और दूसरा किसी को गुस्सा दिलाना। और रेज का नाउन है, इसका मतलब एंगर, एंगर। ये नाउन ये वर्ब, और ये नाउन और वर्ब दोनों। ये तुमको अभी अगर 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 तुम अभी काम नहीं करोगे ना तो वंस यू स्टार्ट, हाँ किम जोंग उन या कोऑर्सिव लीडर एकदम सही है, नॉर्थ कोरिया वाला कोऑर्सिव लीडर है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट 23, आंसर दो तो प्लीज। 23 का डी। अच्छा, सबका आप अकेले हैं, आप अकेले हैं भाई द पूरे क्लास में बी में। अच्छा देखो जरा, व्हाइल, अच्छा व्हाइल जब लगाते हैं ना तो इसको जरा ध्यान देना। जब भी तुमको कहीं व्हाइल मिले तो इसका दो यूज होता है। पहला मीनिंग जब आप समय बताते हो, व्हाइल आई वॉज गोइंग टू द मार्केट, जब, व्हेन, वो ग्रामर में है। और एक व्हाइल का हम कंपैरिजन करते हैं, कंपैरिजन एक तरफ दूसरी तरफ। ध्यान दीजिएगा, द एग्रीकल्चरल एवोल्यूशन सफर्ड द अर्थ सरफेस। अच्छा, सफर के साथ फ्रॉम नहीं लगाते हम लोग ना। देखो आप क्या किए हो ना कि जिनका 23 में गलती हुआ उन्होंने पूरा सेंटेंस नहीं पढ़ा, वो एक तरफ जो भरने के लिए दे रहा है उसी का आंसर आधा में वो उधर दे रहा है। एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन डैश द अर्थ सरफेस, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इज चेंजिंग द अर्थ। ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन अर्थ के इस चीज को बदल रहा है और एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन ने अर्थ के सरफेस को बदल दिया। एक जगह बदलना दे दिया, दूसरी जगह बदलना पूछा, और एक जगह सरफेस दे दिया एग्रीकल्चर जोड़ के, और इंडस्ट्रियल से जोड़ के तुमको बोल रहा है क्या इंडस्ट्री क्या बदलेगा। तो वही ना, वहां पे ट्रांसफॉर्म और ये एटमॉस्फेयर। सो करेक्ट यूर 24। हाँ जी, डी।
सबका? अच्छा, आप एक फिलर देख के बना रहे हैं क्योंकि रिवील यहां और रिवील यहां। अच्छा, फाइंडिंग्स का मतलब क्या होता है? फाइंडिंग्स का मतलब क्या? फाइंडिंग्स ऑफ ए स्टडी। हमने कोई स्टडी किया, फाइंडिंग का मतलब उसका निष्कर्ष। फाइंडिंग जब होता है ना, फाइंडिंग्स ऑफ द कमिटी, कमिटी ने अपना वो किया, खोजा और उसका ये फाइंडिंग मिला, निष्कर्ष मिला। तो द फाइंडिंग्स ऑफ अ रिसेंट स्टडी टू रिवील द फैक्टर्स, जो स्टडी हुआ था टू रिवील द फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस सक्सेसफुल प्राइमरी स्कूल कंप्लीशन। ऑब्जेक्ट टू, वो इस बात का ऑब्जेक्शन कर रहा है। अच्छा, हम यहां पे ऑब्जेक्ट टू भरें और टू के बाद हम दैट लगाएं। गड़बड़ा नहीं गया? ऑब्जेक्ट टू, प्रीपोजिशन डाल रहे हो और प्रीपोजिशन के बाद कंजंक्शन रख रहे हो, कुछ गड़बड़ नहीं हो गया? सो सर, उन फैक्टर्स को एक्सप्लोर करना, खोजना, रिवील करना, जो भी रखते हो, उसने ये रिवील किया है कि पॉवर्टी जिम्मेवार है कि बच्चे स्कूल की पढ़ाई पूरी नहीं कर पाते। ब्यूटीफुल, आंसर इज डी। एंड 25 बी ए तो खूंखार हो गया। अच्छा, पता नहीं, एक चीज की जरूरत पड़ेगी, लेकिन उसको कितना आप समझ पाएंगे अभी के स्टेज में। ग्रामर के कुछ नियमों की जरूरत होती है। कुछ ऐसे ग्रामर के नियम हैं जिससे आपको आपके रीडिंग पे बहुत असर पड़ता है। पॉजिटिव, निगेटिव नहीं, पॉजिटिव। ये 4 आंसर आने का मतलब ये है कि इसमें ये वाला प्रॉब्लम नहीं है, कुछ स्पेशल टाइप का प्रॉब्लम है। और वो तुम पहला फिलर देखो, पहला फिलर के ऑप्शन देखो। पहले फिलर के ऑप्शन में वोकैब के वर्ड्स नहीं हैं, ग्रामर के वर्ड्स हैं। जहां भी वोकैब आया ना, तुमने खूब आराम से उसको हैंडल किया है। जैसे ही ग्रामर का वर्ड आया, 4-4, 5-5 आंसर आ गया। मैंने कुछ वर्ड्स लिखे, वोकैब के वर्ड्स हैं कि ग्रामर के? तुम क्या जानते हो ऑल्दो के बारे में? तो तुम तो इसको वोकैब बना रहे हो। हाँ, तुम इसके बारे में ग्रामर बताओगे ना, क्योंकि अभी तुमने कहा कि ग्रामर का वर्ड है, और जब मैं पूछूंगा तो इसका हिंदी बताओगे, तो मतलब वोकैबुलरी है। अगर इसकी मीनिंग तुमको परेशान करती है तो इन सब का एक मीनिंग है। नो सर, टेंशन खत्म। सब का मतलब बट होता है, बात खत्म हो गई, टेंशन खत्म हो गया ना। अब क्या करोगे? के बावजूद, हालांकि, तालाकि, मतलब पता नहीं क्या क्या क्या, और क्या बोलोगे? मतलब आप जरा सोचो, इसका बोलोगे लेकिन, नंदलेस देखे ही नहीं है। अरे भाई, सब बट है। अब ये कौन कौन सा वर्ड है खाली एक बार देख लो। हाँ, एक चीज और बोलूं मैं, इसकी जरूरत पड़ती है बॉस। देख रहे हो, तुमको ये वाला, ये 3 वर्ड दिया है, तुम ध्यान दो। नहीं, 3 दिया था, इसके बाद एक आफ्टर दिया, तुम में से कोई नहीं चुना, और एक आदमी बिसाइड्स दिया। अब इसका तुमको ग्रामर चेक करना है, और जब ये ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो इनको कहा जाता है
कंट्राडिक्टरी कनेक्टर्स। भाई बहुत क्लियर है ना, मैं अभी इनका ग्रामर नहीं पढ़ा रहा हूं क्योंकि मेरे को डाउट है ग्रामर समझ में आएगा। अभी सवाल ही नहीं उठता है, सवाल ही नहीं उठता है, नहीं आएगा समझ में। बस ये तुम जान जाओगे और उसका यूज जान जाओगे। कंट्राडिक्टरी मतलब समझते हो? कंट्राडिक्शन एक पॉजिटिव तो एक निगेटिव। कंट्राडिक्शन मतलब होता है विरोध, और कंट्राडिक्टरी ये जहां मैंने पीछे में, अच्छा तुम ध्यान देना, तुम उधर में कोई निगेटिव सेंटेंस बोल के दिखाओ तो। तुम इस सेंटेंस में बट के बाद कुछ लिखो, ध्यान देना, बट के बाद तुम आगे में कुछ भी लिखो और तुम ध्यान दो इसका ऑपोजिट थॉट डालोगे। राम बीमार है लेकिन, अपने मन से हिंदी में कुछ पूरा करो ना, कुछ भी लिखो फ्री हो, लेकिन खेल रहा है। सौरभ ध्यान देना, एक साथ सारे का यूज तुम्हारा क्लियर एकदम। तुम देख रहे हो बीमार आदमी को जो नहीं करना चाहिए वही कर रहा है, और इसी को कंट्राडिक्शन कहा जाता है। तो इसमें से तुम कुछ भी लगाओ वही काम करना होगा। क्लियर? बस एक थोड़ा सा अंतर होता है, थोड़ा सा अंतर होता है। बट के जगह पे इन सब का अर्थ बट है भाई। मैं अभी जो लिखा था ना, मैंने बोला कि अगर मीनिंग तुमको दिक्कत करे तो इतने सब का मतलब बट होता है, टेंशन मत लो। लेकिन बट एक्चुअली इस ग्रुप का वर्ड है। मैं बता रहा हूं कि क्या मैं समझा रहा हूं। तुम जहां बट लिखते हो ना, उसके जगह पे इसमें से कोई भी वर्ड लिख लो। अब आज के बाद कभी अगर लिखने के या बोलने का मन करे तो राम इज इल नॉनदलेस ही इज प्लेइंग, बोल के देखो ना कितना मजा आएगा। नॉनदलेस राम इज इल, नेवरदलेस he is playing, he wants to play, nevertheless, nonetheless, however, still, yet, जो मन करे बोलो ना, अच्छा लगेगा ना बोलने में। एकदम स्टैंडर्ड आ गया है। अब लग रहा है कि एकदम बहुत खूंखार पढ़ा हुआ है nonetheless बोलने वाला। और तुमको अगर बट हटाने का मन करे तो यहां पे बट हटा दो, इसमें से कोई मन करे बोल दो। अभी मैं बोल रहा हूं, इवन और भारी करते हैं ना, इवन दो राम इज इल, कॉमा लगा दो। बस क्या होता है, बट एक सेंटेंस लिखने के बाद बोलते हैं, बट, however, nevertheless, nonetheless, still, yet, और यहां नहीं बोलना हो, सेंटेंस को शुरू करना हो तो even though, though, although, even if, और अगर इस ग्रुप को लगाना हो, इस ग्रुप को, तो क्या करना कि यहां से भर हटा देना। अभी मैं ग्रामर अवॉइड कर रहा हूं, जबरदस्ती अवॉइड कर रहा हूं। अभी ग्रामर में नहीं फंसाना चाहता। देखो तो, तब सेंटेंस नहीं रखना होगा। जो राम इज इल लिखा हुआ ना, उस इल को इलनेस टाइप का कुछ बना देना होगा, बीमारी के बावजूद। लेकिन एक बात समझिए, सबका मतलब का सिचुएशन बट का नहीं है, कंट्राडिक्टरी कंट्राडिक्टरी है, सबका कंट्राडिक्टरी है। अब ये तुम्हारे पास जब वो बोला बिसाइड्स का मतलब होता है इसके अलावे, तो बिसाइड्स तो नहीं होगा ना वहां पे,
इसके अलावे से हम समझने शुरू करें, कुछ बोलने के बाद ना बोलते हैं इसके अलावे, तो हम यहां से सी को हटा लेते हैं। अब तुम्हारा एक चीज क्लियर है कि यहां इवन दो भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, ऑल दो भी हो सकता है, तीनों सही है भाई। जब मैंने कहा कि इसमें से जो मन करे लिखो, तो उसने तीन में, एक में दो दिया, एक में ऑल दो दिया, एक इवन दो दिया। जैसे अभी मैंने बट की जगह पे नेवरदलेस, नॉनदलेस, हाउएवर लगाया, तो कहीं बट हो, किसी ऑप्शन में नेवरदलेस हो, किसी में नॉनदलेस हो, तो उसमें मारामारी थोड़ी करेंगे, वो तो ग्रामर का वर्ड है ना, वो कैब का वर्ड नहीं है। कंजंक्शन ऐसे पढ़ा जाता है। और तुम लोग को अभी तो तुम अगर कोई ग्रामर पढ़ा है, उसको ये सब ये देखे खुजली हो रहा होगा कि ये इसमें कहां से आ गया, खुजली हो रहा होगा। फॉर का एक मीनिंग यहां पे आता है, फॉर का एक मीनिंग के लिए, फॉर का एक मीनिंग से। राम हैज बीन प्लेइंग फॉर 4 आवर्स, एक से होता है ना, एक मीनिंग उसका यहां पे निगेटिव वाला आ जाता है, अपोजिट। अब एक चीज, फॉर हिज इलनेस राम इज प्लेइंग। अब अगर तुमने बहुत अच्छा बोला, इसको हटा के हम ऐसे लिखें तो जिसको पढ़ने को देखो वो पागल नहीं हो जाएगा कि क्या लिख रहा है, क्योंकि तुम्हारे दिमाग में, अच्छा एक तो फॉर का इंस्पाइट ऑफ वाला मीनिंग जानते नहीं है, और फॉर का के लिए वाला मीनिंग दिमाग में घुस रहा हुआ है, तो बीमारी के लिए खेल रहा है ताकि बीमार पड़ जाए। एकदम 100% सही है, ये मस्त है। अच्छा, सेंटेंस सही है कि गलत है? सही है। मीटिंग कल किया गया, सही है। किसी को गड़बड़ भी लग रहा है ये, ठीक है ना? अब इसको एक बार और पढ़ने को दे रहा हूं, अब और अच्छा लग रहा है। ये वाला मिलेगा तो हाँ, ये वाला ठीक लग रहा है ज्यादा। कौन सा, पहला वाला कि दूसरा वाला, फर्स्ट या सेकंड? तो मतलब वाज लगे न लगे, मतलब ईट हो। अब चाहे यहां मैंगो हो, चाहे राम हो, मैंगो ईट्स बाय राम एंड राम इज ईटेन मैंगो। मैंगो गलत है, मैं लिख रहा हूं। कभी कोई दूसरा कोई देखेगा तो बोलेगा कि मैंगो, मैंगोज होना चाहिए। अभी छोड़ दो, वो ग्रामर पे मैं नहीं जा रहा हूं, ठीक है। दोनों ना, नीचे वाला हो गया राम आम खाता है, और ऊपर में आम राम के द्वारा खाया जाता है, या ये ऐसे ऐसे होगा। इसका मतलब याद रखिए कि वर्ब का फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वर्ब के दो फॉर्म होते हैं, एक एक्टिव फॉर्म और दूसरा पैसिव फॉर्म। मैं वॉइस नहीं पढ़ा रहा हूं, तुम लोग को ये देखते खुजली चलेगा वॉइस पढ़ा रहा है। अभी वॉइस नहीं समझोगे, नहीं समझोगे अभी वॉइस। तुम्हारा डबल फिलर, क्लोज टेस्ट, कंप्रीहेंशन सब ठीक है, सब अच्छा है, कभी कभी गलती होती है। अब प्रॉब्लम क्या है ना, कि मेरे को उस फिलर के लिए ये कंसेप्ट बताना जरूरी है, तब तुम उसको चुनोगे। एक्टिव तब होगा, फॉर्म तब डालोगे। एक्चुअली जानते हो, ये एक्टिव फॉर्म है, ये एक्टिव फॉर्म है, ये दोनों पैसिव है। और आप बस इतना ही ध्यान रखिए कि आप क्या करते हैं। बस पैसिव का फॉर्म तब लगता है जब जो सब्जेक्ट के जगह पे आता है वो काम नहीं करेगा, काम को इसी पे किया जाएगा, आम को ही खाया जाएगा। और एक्टिव का फॉर्म तब जब ये आदमी खुद काम करेगा। एक्टिव में ये जो है ये काम करेगा, पैसिव में ये काम को इस पे किया जाएगा, ठीक है। अभी देखो, द कंसेप्ट बिल्ट या कंसेप्ट वॉज बिल्ट,
मेरे को बताओ, कंसेप्ट बनाया गया, इस थ्योरी को याद रखें। कंसेप्ट क्रिएटेड या कंसेप्ट वाज क्रिएटेड? कंसेप्ट क्रिएटेड नहीं, तब कंसेप्ट ने बनाया हो जाएगा। कंसेप्ट वाज क्रिएटेड, कंसेप्ट को बनाया गया। नहीं बॉस, एक्टिव पैसिव नहीं हो रहा है सागर, सॉरी, अभी ग्रामर पे मैं नहीं जा रहा हूं, अभी ग्रामर पे नहीं जा रहा हूं, नो। आपका ये दोनों सेंटेंस, ये दोनों वर्ब गलत है, लेकिन द कंसेप्ट डेवलप्ड इन 19th सेंचुरी और द कंसेप्ट वाज डेवलप्ड इन 19th सेंचुरी, दोनों सही है। डेवलप ऐसा है जो एक्टिव में भी जा सकता है, पैसिव में भी जा सकता है। अब तुम ध्यान दो, बिल्ट और क्रिएटेड, यहां पे सही होता अगर वाज क्रिएटेड होता, वाज बिल्ट होता, लेकिन इवॉल्व का मतलब डेवलप होता है, वहां वाज इवॉल्व्ड या इवॉल्व्ड दोनों सही होगा। सागर सिर्फ इस फिलर के लिए उतना करना पड़ा है, अभी नहीं, अभी ग्रामर नहीं, कभी कभार ग्रामर की जरूरत पड़ेगी। हाँ, लेकिन वो दो ऑल दो इवन दो वाले को ना पक्का याद रखना, वो बहुत काम करता है, बहुत ज्यादा जरूरी कर पड़ेगा वो। मैं उसका अभी दो इवन दो वाले का मैं तुमसे प्रैक्टिस करवाता हूं उसको।